ठीक है। तो पढ़ने वाला है स्पैन। तो स्पैन क्या है, सबसे पहले ग्राफिकल से समझते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है यार, इसकी सेंसिटिविटी में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हो नहीं पा रहा है, मैं लेता हूँ उसको, कहाँ पे चला कहीं जाता है। अभी तो वो थोड़ा एक्सचेंज सा हो स्लो सकता है, चलाओ। अभी तक तो एक्सचेंज हो सकता है। कर दे। नहीं, वो सेटिंग की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मैं ड्राइवर बाद में मैं इंस्टॉल उसको करूँ ठीक क्या कर पहले? लूंगा। देख लो एक बार इंस्टॉल करके देख लो, वो नहीं तो परेशान करता रहेगा ये। इसको भी हटाते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाऊंगा उसके लिए। रहेगा कहीं ना उसका। ठीक है, चेक करते हैं। अब ठीक है यार। चल मक्खन। चलो बेटर। ठीक है, तो स्पैन पढ़ने वाले। सबसे पहले स्पैन क्या है? स्पैन का मतलब ही होता है स्पैनिंग। स्पैन बना स्पैनिंग से। इसका मतलब होता है जनरेट करना, किसी चीज को जनरेट करना। स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ हो सकती है, कमजोर है वो क्या मेरी। वो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है जनरेटिंग, कि एक चीज से किसी और चीज को बनाना। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूँ क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ वेक्टर्स के केस में। ये मेरा एक्स एक्सिस है। नहीं, वो वाई है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ तेरी भावना। ठीक है, मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ 2,0। अब मुझे बताओ इस पॉइंट को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ? ऐसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लाइन में चल सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है। तो मैं पूरा एक्स एक्सिस कवर कर सकता हूँ किसी भी स्केलर से इनटू करके। स्पैनिंग में शर्त क्या होती है? स्पैन को लिखा भी देखो ऐसे जाता है। स्पैन को लिखा कैसे जाता है? स्पैन है किसी चीज का, स्पैन ऑफ एस। ठीक है, उसको हम लिखते कैसे हैं? उसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे एक सेट है, जैसे एक पॉइंट है मेरा 1,0। तो इसको जो इसके स्केलर से इनटू कर दूं मैं ए से, तो ये कंप्लीट एक स्पैन दे देता है हमको। ये यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, आर। इसका मतलब है इस स्केलर को मैं कुछ भी इंटू कर लूं, तो मैं इस पॉइंट को बहुत जगह ले जा सकता हूँ। जैसे मैं इस स्केलर को किससे इंटू कर सकता हूँ? मैं किसी भी स्केलर से इंटू कर सकता हूँ, पूरे एक्स एक्सिस पे घूम सकता हूँ मैं, पूरे हाँ। नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी, और पॉजिटिव साइड में भी जा सकता हूँ ना। या तो इस पॉइंट को अगर मैं स्पैन करूँ तो मैं पूरा एक्स एक्सिस बना सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, स्पैन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एक सेट में है, एक सेट में है, उस सेट का नाम मतलब है ए। ठीक है, इस सेट का नाम है, इस तो पॉइंट स्पैन। के हाँ, तो स्पैन ऑफ ए इस कैसे? पॉइंट ठीक है, ठीक है, स्पैन ऑफ ए को मैं क्या करूंगा? स्पैन ऑफ ए को मैं ऐसे लिख दूंगा, इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ स्पैन ऑफ ए क्या कवर कर लेगा अगर मैं इसको एक स्केलर से इनटू करूं? एक्स एक्सिस। 2,0। तो इसका स्पैन क्या होगा? वेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो मेरे को ये बताओ, ये स्पैन ऑफ ए किसको दिखा रहा है? पूरा एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। हाँ, मतलब इस पॉइंट से मैं एक्स यस। एक्सिस का कोई सा भी एलिमेंट जनरेट कर सकता हूँ। करेक्ट। डन। बस कुछ नहीं है, स्पैन का मतलब यही है कि आप एक पॉइंट से क्या जनरेट कर सकते हो। अभी सिर्फ एक पॉइंट है, अब मैं सेट में एक पॉइंट और ले लूं। यहाँ पे मैंने ले लिया 0,2।
अब मुझे बताओ, मैंने ए में एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, मैंने नया सेट बना दिया बी। अरे हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसमें मैंने एक, सब्सक्रिप्शन ले लिया क्या? नहीं, रोज ही मैं नई मेल बनाता हूँ, नाम नहीं पढ़ रहा है मेरा। मेरे पास भैया ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है नए सेट में। अब मुझे बताओ मैं इन 2 पॉइंट से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कोई बताएगा? कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन में कहीं ठीक है, भी, इन आर दो, स्क्वायर में, एक्स वाई प्लेन में कहीं भी। अब मुझे बताओ मैं यहाँ कहीं भी जा सकता हूँ ना? अब मैं इस पॉइंट को, क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट क्या बनाएंगे, ये 2 पॉइंट कुछ भी एक स्केलर इंटू कर लो, इसमें कुछ इंटू करके मैं यहाँ आ सकता हूँ, आ सकता हूँ। ये 2,2 है, मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, मतलब मैं 2,0 प्लस 0,2 और इसके आगे कोई भी एक स्केलर ए बी, इससे मैं कहीं भी पूरे इसको जनरेट कर सकता हूँ एक्स वाई प्लेन को, पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन से, यहाँ भी, नीचे भी, ऊपर भी, पूरे एक्स वाई प्लेन को जनरेट कर सकता हूँ ना? तो एक्स वाई प्लेन को जनरेट करने के लिए मेरे को कितना पॉइंट चाहिए? R2 को जनरेट करने के लिए मेरे को कितने पॉइंट चाहिए? सिर्फ 2 पेड़ चाहिए। 2 पॉइंट चाहिए ना? और इन 2 पॉइंट से मैं हम्म पूरा R2 जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्पैन ऑफ बी, स्पैन ऑफ बी जो मेरा बी सेट है जिसमें 2 पॉइंट है, वो क्या होगा? करो, स्टार्ट करो, हम आते हैं। है? हाँ ठीक, चलो। ठीक है, इसका स्पैन पूरा किसको, एक्सेस एक्स वाई प्लेन को कवर कर लेगा? एक्स वाई प्लेन को कवर कर लेगा ना? तो स्पैन स्पैन ऑफ बी क्या हो गया, होल R2। जी। तो स्पैन समझ में आ रहा है? स्पैन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जनरेट करते हैं, मतलब ये एक बार थोड़ा ग्राफिकली सोचो, तो हम क्या कर रहे हैं, बस एक स्केलर को इनटू करके या कुछ भी ऐड करके, 2 पॉइंट को ऐड करके इनटू करके हम एक नया पॉइंट बना रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं वो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं इन 2 पॉइंटों से। अब इस 2 पॉइंट से मैं पूरे R2 में घूम सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो पहली R, बार स्पैन समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका अलग है, इसका मतलब क्या है, मैं पूल होल R2 में घूम सकता हूँ सिर्फ इन 2 पॉइंट की मदद से। तो स्पैन ऑफ बी क्या हो गया, होल R2, होल R2। आ रहा है? पहले मैं सिर्फ एक पॉइंट ले रहा था यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तब वो खाली R था, तो मैं पूरा R को डिफाइन कर सकता था, इधर से एक्स एक्सिस को मैं डिफाइन कर रहा था, तो एक पॉइंट ही चाहिए था लग मुझे R को जाती है, डिफाइन करने के लिए। तो हाँ लग जाती है, तभी ना लास्ट टाइम नहीं चला रहे थे। आ रहा है गाइस? कैन यू प्लीज म्यूट? हाँ सॉरी सॉरी। तो स्पैन का मतलब कुछ भी नहीं है, समथिंग हम जो जनरेट कर सकते हैं किसी चीज से, ठीक है? इसका मतलब यही है कि आपको कुछ चीज दे दी, जैसे मैं क्या करता हूँ, स्पैन का मतलब क्या है, स्पैन का मतलब क्या है, आपको रॉ मटेरियल दे दिया, रॉ मटेरियल मतलब पॉइंट्स, ठीक है, मैं ऐसे समझता हूँ, रॉ मटेरियल दे दिया पॉइंट्स, प्लस कुछ ऑपरेशंस दे दिए जो आप कर सकते हो उन रॉ मटेरियल्स के साथ। तो अब आपसे पूछा इन दोनों से आप कहाँ जा सकते हो, यही मैं कर रहा था, मेरे को रॉ मटेरियल में 2 पॉइंट मिले थे, और मुझे कुछ ऑपरेशंस क्या है मेरे पास, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है और एक एडिशन है, मेरे पास 2 हैं, ये दोनों से मैं पूरा होल R2 में घूम सकता हूँ, घूम सकता हूँ, करेक्ट। ठीक है? तो ये होती है स्पैनिंग, जनरेटिंग समथिंग, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? स्पैन का मतलब समझ में आया, स्पैन का मतलब क्या है? राइट। ठीक है, चलो। तो डाउट है किसी को स्पैन में, स्पैन का मतलब क्या है? अभी तो स्पैन का मतलब समझा था सबने, स्पैन का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, स्पेन में सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं जितने भी पॉसिबल हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिस और स्पेन में फिर ये डाउट आने लगता है बाद में। ओके ठीक है, अब हम लेते हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर अभी स्पेस आपने अगर, क्या कहा समर्थ, एक बार रिपीट करोगे? हाँ, अभी जब हम अभी इसके बाद अभी बेसिस पाएंगे ना थोड़ी देर बाद, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी कि एक स्पैनिंग सेट को बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना? तो स्पैन क्या होता है, मेरे पे मान लो 2 पॉइंट्स है,
है ना? तो उन दो पॉइंट्स के सारे फाइनाइट जितने भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, उन सबका सेट होता है वो, है ना? है ना? उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स भी होते हैं, इसका है ना? मतलब क्या है मैं देखो बताता हूँ समर्थ कहना क्या चाहता है। अभी जब मैं 2,0 ले रहा था और 0,2 ले रहा था, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था, अब हमारे पास दो तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब आगे वाले जो ये बी होगा और ए होगा, 0,0 के इक्वल रखता हूं मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा, ठीक है। राइट बट स्पैनिंग में क्या करते हैं हम, स्पैनिंग में इसको रख देते हैं एक्स वाई की। क्यों? क्या बताता हूं क्यों एक्स वाई की इक्वल, क्योंकि हमको एक पॉइंट जनरेट करना है ना। अब मैं एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ इन दो पॉइंट से, इन स्केलर को लेके, ठीक है। ठीक है, तो डिपेंडेंट के लिए तो ये ए और बी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए ए और ए भी 0 हो गया और बी भी 0 हो गया, तो इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट सेट हो गया। और अभी ये हमको क्या देगा, 0,0, ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो मतलब जो सेट हो सकता है वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये था, ठीक है। उसने एक चीज बताई थी, वो जो वो ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था लेक्चरर ने, कि वो आगे जो कोफिशिएंट रख दिए थे उसने, और फिर कहता था ये खुद निकाल लो। अरे हाँ, वो क्या कहते हैं, उसने उससे निकाली थी जनरेट करके, हाँ, डायरेक्ट तो निकाल उसका के उसका लिख दी मतलब क्या उसमें। था, मैंने अभी एक जो 2,0 लिया, ठीक है, प्लस 0,2 लिया, इसको मैंने एक्स वाई, मैंने अभी बात की थी हम इससे होल R2 जनरेट कर सकते हैं, और ये एक्स वाई क्या है, होल R2 है ना। हाँ हाँ, यहाँ सॉरी बी हो रहा है, ठीक है। ये दो स्केलर कुछ नहीं कर रहा है, उसने इक्वेशन को खोल दिया था, इसने क्या किया, इक्वेशन को खोल दिया, 2a इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, 2b इक्वल्स टू वाई, वही। ठीक है। तो यहाँ से y को हमको बस b की फॉर्म में y को निकाल लेना है, तो y/2 हो गया, और वो हो गया क्या, एक तो हो गया, ये तो हो गया b, तो हो गया y/2, बी a क्या हो गया मेरा x/2। एक्स वाई, उसने बस नई इक्वेशन बना दी, क्या कर दिया, x/2 वो ए के वैल्यू उसमें रख दी पहले 2,0 में। प्लस y/2 0,2 इज इक्वल्स टू x²। मतलब इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है पूरा R2 बनाने के लिए, इसको बोलते स्पैन। क्लियर है? ओके, यस, आ रहा है स्पेलिंग समझ में? अभी तक तो ठीक है। ठीक है। बताइए, पर दग दग हो गई थी, पैड ही खराब हो गया था क्या? अच्छा, अब हम आते हैं वेक्टर स्पेस पे। वेक्टर स्पेस के सीन में क्या कह रहा है वो, तो हम सबको अभी तक तो ये तो पता ही है, हमने 3 वीक पढ़ ले कि वेक्टर स्पेस होता क्या है ना। वेक्टर स्पेस पता है, वेक्टर स्पेस हमेशा डिफाइंड होता है कि वो R2 में है, R में है, R3 में है, R4 में है, ये सब पता ही है हमें, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक वेक्टर स्पेस जिसमें S सेट है मेरा, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलो फिर उससे समझा देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल में क्या था, मेरा जो S था, मैंने S को क्या ले लिया, 0,2 एंड 2,0, ये ले लिया मैंने, ठीक है, मेरा S है ये। और मैंने कहा ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, V जो बिलोंग्स करता है R² से, ये दोनों वेक्टर स्पेस का पार्ट है ना भाई। यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लग जाएंगे दोनों पे, तो ये दोनों इस वेक्टर स्पेस में है R² वाले में, बिल्कुल है, तो S को मैं बोल सकता हूँ S इज अ सबसेट ऑफ V, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं स्पैनिंग ऑफ S करता हूँ, मैंने अभी बताया स्पैन का मतलब, स्पैन ऑफ S जब मैं करता हूँ तो वो होल V के इक्वल होगा। भैया भैया बिल्कुल। एक हाँ बार कार्तिक सबसेट का प्रॉपर सेट में बताना देख कि ये सबसेट, यही एस कब सबसेट बनेगा और यही सेट कब प्रॉपर सेट बनेगा। अरे प्रॉपर सेट हमने वीक 1 में पढ़ा था। प्रॉपर सेट का मतलब होता है जब आपके पास एक A है और एक B है,
और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए सबसेट तो है बी का, पर ए इक्वल नहीं है बी के, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये होता है प्रॉपर सबसेट का मतलब। और सबसेट का मतलब वो क्या, ई में कुछ वैल्यूज है जो ए में नहीं है। हाँ, That is ए में कुछ ऐसी बी में कुछ ऐसी वैल्यूज है जो ए में नहीं है, इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, हाँ ठीक है। इसको वेक्टर स्पेस के टर्म्स में कैसे बोलेंगे? वेक्टर स्पेस में भी वही सब है जो मैं बताऊंगा अभी, वेक्टर स्पेस भी तो एक सेट ही है। सेट ही तो है ये भी, अच्छा सेट ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, है। ठीक। जैसे ये एक सेट ऑफ एलिमेंट है, वी क्या है, वी हाँ, क्या है हाँ। पूरा, वी क्या है आर स्क्वायर का हर एलिमेंट लेके रखा है। आर स्क्वायर पूरा है। पहले मैं ये बोल रहा था स्पैनिंग ऑफ एस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है वी, तो मैं बोल सकता हूँ स्पैन ऑफ एस इक्वल्स टू वी। हाँ मतलब हम एस के किसी भी एलिमेंट को लेके उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। एस के साथ दोनों एलिमेंट लेके मैं पूरा वी जनरेट कर सकता हूँ, तो स्पैन ऑफ वी क्या, एस क्या हो गया, वी। वी गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर। ठीक है, अब मैं ऐसा कर दूं, मैं एक नया सेट बना देता हूँ यहाँ से तोड़ के। उसने एक प्रॉपर्टी बोली थी, उसको तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मेरे को ही कर दिया था उसने, कहना क्या चाहता मेरे नहीं समझ में आ रहा। यहाँ से मैंने एक नया सेट बना लिया टी, याद आ रहा है? हाँ वो टी सबसेट ऑफ एस स्पैन ऑफ टी हाँ, इक्वल्स टू ऐसे करके कुछ। तो इसमें मैंने टी में एक एलिमेंट दे दिया बस इसका 0,2, टी नया सेट बना लिया, ठीक है, आ रहा है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ टी इज अ सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एस। ये है But तो you V का are saying proper it's a subset, but equal it's not equal, so it will be. प्रॉपर सबसेट ही हो गया ना, सेट सबसेट होता तो इक्वली हो जाता ना इसके। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब वो समझ जाओ फीलिंग्स, कहना क्या चाहता हूँ मैं। मतलब वो Okay, 0 okay, 2 okay. इसमें एस में है बस। ठीक है, स्पैन ऑफ एस तो ठीक, होल ठीक। वी है और टी इसका पार्ट है, हाँ। ये इसका पार्ट है ना वी का, Okay, okay. ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्पैन ऑफ टी, स्पैन ऑफ टी। अब स्पैन ऑफ टी मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे क्या है, स्पैन ऑफ टी क्या वाई होगा? एक्सिस Y axis. वाई एक्सिस होगा ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्पैन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एस। भाई आ गया ना, Yes. क्योंकि देखो वाई एक्सिस भी तो पूरे एक्स वाई प्लेन में आती है। करेक्ट। बस ये वो समझाना चाहता था और उसमें पता नहीं उसने क्या कर दिया, मेरे खुद के नहीं समझ अरे में आया। भाई वो मैं बताऊं वो नहीं समझा था कुछ भी, वो बस ऐसे ही लपेट करता था। हाँ या इट्स अ नाइस लुकिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लूं स्पैन ऑफ एस का और फिर उसका स्पैन कर दूं, तो वो अभी भी स्पैन ऑफ एस में बिलोंग करेगा। हाँ। डन, करेक्ट। ठीक है। ये ऐसे भी है, एक और लग जाएगा इसमें, अगर टी सबसेट एस का भी है, टी सबसेट स्पैन एस का भी है। अगर ऐसे भी कर दो ना, टी इज अ सबसेट ऑफ एस, तो दोनों तरफ स्पैनिंग कर दो, तो वो भी ऐसे सोच सकता है स्पैन ऑफ एस। पानी का ग्लास, दिक्कत है कुछ? नो। ठीक है, गेट बैठ दे। मैं बोल देना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बस बाकी सब तो पढ़ा तो। अरे अरे जितना नहीं यार, सिंपल तू तुम बहुत बता रहे हो अच्छा, यार, बहुत अच्छा समझा रहा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है अब तो। बेसिक समझ में आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेस, क्या बेसिस ऑफ ए स्पैनिंग सेट। ये स्पैन इन्होंने पिछले क्लास में पूरे 2 घंटे तक स्पैन चलाया था और कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या बताया। बेसिस ऑफ स्पैनिंग सेट कहना क्या चाहता है भैया वो बताते तो हैं पर बोलने नहीं देते कुछ। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। व्हाट इज बेसिस पहले ये बेसिस पढ़ते ऑफ हैं, ठीक है, पहले पढ़ते हैं व्हाट इज बेसिस। ठीक है, अब मैं इसको पहले ग्राफिकल पढ़ाऊंगा जैसे पहले पढ़ा था, फिर बताऊंगा मतलब क्या। एक्स वाई प्लेन है वो अब तूने जो है बेसिस ही पढ़ा दिया उसमें स्पैनिंग सेट में, मतलब उससे रिलेटेड है वो ना। तो उसका था बेसिस, पर अभी बताया नहीं ना बेसिस क्या होता है। हाँ। उसका बेसिस था वो मैं समझ गया।
व्हाट इज बेसिस, अब मैं ये पढ़ाऊंगा 0,2 2,0। अब मैं मेरा ये पहले एक पॉइंट और ले लेता हूं, मैं थोड़ा इसको दूर लेते हैं ताकि समझ में आए। इसको मैं ले लेता हूँ 3,4 इस पॉइंट। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। और अब मैंने इसको कर दिया, एक सेट बना दिया, इसको नाम एस ले देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको नाम देंगे ए। ए में मेरे 3 एलिमेंट है 0,2 2,0 एंड 3,4। मुझे बताओ जब आप स्पैन ऑफ ए करोगे तो क्या मिलेगा? होल R2 मिल जाएगा? पूरा आर स्क्वायर मिल जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। No. ये तो क्या मेरा स्पैन। और एक चीज और थी, अभी इससे पहले मैं क्या कर रहा था, इन 2 पॉइंट से भी पूरे R स्क्वायर को स्पैन कर दे रहा था ना भाई, इन 2 पॉइंटों से भी। ठीक है। हाँ। फर्क क्या है बेसिस में और एक स्पैनिंग सेट में? स्पैनिंग सेट ये भी है, स्पैनिंग सेट वो भी था जो मेरा एस था। एस क्या था मेरा? 0,2 एंड 2,0। ये भी मेरा एक स्पैनिंग सेट था। ये भी पूरे स्पैन ऑफ एस क्या था मेरा? R स्क्वायर ही तो था। मैं बताऊं कैसे? क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब फिर उसके बाद कर लियो। लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है। अरे रुको तो सही यार, बता रहा हूँ तो रुकोगे, सब्र तो करोगे, थोड़ा जागरूक तक तो बढ़ाए, मतलब थोड़ा वो तो बढ़ाए। ठीक है। व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या है? बेसिस की 2 मेन प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होगा? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट एंड मिनिमल स्पैनिंग। इससे मतलब क्या है पहले मैं बताता हूँ। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट, आप मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है आपस में? बिल्कुल। और ये तीनों पॉइंट इंडिपेंडेंट है? वो चेक करना पड़ेगा। नहीं है। अरे नहीं है ना, अरे वो तो वैसे ही हाँ पता वो लग 3 आ गए। वैसे ही हाँ पता लगा डायमेंशन सकता से है ज्यादा ना। है। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन डायमेंशन से मैं इसको बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना? तो करेक्ट। ठीक है, बना सकता हूँ, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर आपके पास एक सेट है एस, मैंने ले लिया यहाँ पे, या कोई भी एक सेट है एफ एलिमेंट्स, एक सेट, ठीक है, एक सेट है एस, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्पैन करूं, अगर इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, अभी तक ये इंडिपेंडेंट था, अब इसमें मैं कोई भी एलिमेंट करूंगा डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहली बात तो ये R स्क्वायर से बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए? 2। ठीक है। तीसरा ऐड करते ही वैसे डिपेंडेंट हो जाना है, पहली चीज। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट से समझ में आया, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट मतलब उसमें मैं एक एलिमेंट और अब ऐड कर दूंगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उसका स्केलर भी हम डाल दिए तो भी वो 3 नहीं हो सकता ना? मतलब 0,2 है मान लीजिए, आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना सकते हो अगला एलिमेंट, कुछ भी हो चाहे वो R स्क्वायर का। अच्छा, बना सकते वो हो ना? दैट विल बी डिपेंडेंट, आप दैट विल चाहे बी आप ले स्केलर। लो 1000,500 कुछ भी गॉट इट, डोंट वेस्ट योर आप टाइम, बना गॉट सकते इट। हो इस पॉइंट से, है ना? तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं एक और एलिमेंट डाल दूं, वो इसको डिपेंडेंट कर देगा। तो मतलब वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट, मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं। मैक्सिमल का मतलब क्या है? अब वो पहले इंडिपेंडेंट है, इससे ज्यादा क्षमता नहीं है। अब इसमें एक एलिमेंट और डाला तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट से मैं क्या कहना चाहता था? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अब दूसरा आता हूँ मिनिमल स्पेलिंग। इस पॉइंट में से अब मैं एस ले रहा हूँ, ठीक है। स्पैन ऑफ एस क्या है मेरा? स्पैन ऑफ एस R स्क्वायर है। मैंने क्या किया, एस में से एक एलिमेंट हटा दिया, 0,2 हटा दिया, 2,0 बता। अब बताओ इसका स्पैन करूंगा तो मेरे को होल R2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? डायमेंशन बस नहीं मिलेगा ना? तो मिनिमल स्पेलिंग का मतलब है अब मैंने उसमें से एक चीज और हटा दी तो वो स्पेलिंग एक बार और फिर से बताइए तो ये स्पैनिंग वाला फिर से देखो, अभी मेरे पास एस था यहाँ पे, जस्ट रिपीट करिए, हम समझ जाए। ठीक है। ये R का मैंने एग्जांपल लिया था, उसको दोबारा ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, एस से एक एलिमेंट हटा दिया, 0,2 2,0। अब मुझे बताओ जब मैं इसका इस नए स्पैन का S1 दे देता हूँ
स्पैन ऑफ S1 R2 के बराबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इससे नहीं बस मैं नहीं एक एक्सिस पे घूम सकता हूँ, वो भी एक्स एक्सिस हाँ पे, हाँ ठीक एक्स है, एक्स नहीं हो पर मैं होल R2 पे नहीं जा सकता। मिनिमल स्पैनिंग का मतलब ये है कि अब मैंने उससे एक एलिमेंट और हटा दिया तो वो स्पैनिंग सेट नहीं रहेगा पूरे वेक्टर स्पेस का, दूसरा हो जाएगा, वो वेक्टर स्पेस चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है। वो भले नहीं, ही वेक्टर स्पेस चेंज नहीं नहीं, होगा उसका, देखो वो पूरा जनरेट नहीं कर पाएगा वेक्टर हम स्पेस। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम स्पैन ऑफ S1 इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S, कह सकता हूँ या ना मैं, हाँ बट मैं ये ओके। बिल्कुल नहीं कह कह सकते सकता हूँ कि स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ S, नहीं कह सकता ना, नहीं 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 नॉट इक्वल है, ठीक है। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया, और मिनिमल स्पैनिंग का मतलब है कि अब मैंने उससे एक एलिमेंट और हटाया सेट से, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पैनिंग सेट नहीं रहेगा, होल जो भी वेक्टर स्पेस है उसके लिए, वेक्टर स्पेस जैसे डिफाइंड हाँ है उसके लिए वो स्पैनिंग सेट नहीं रहेगा, तो अगर क्लियर जो है? मतलब लबो ये हुआ कि जो मान लीजिए R2 है तो उसका दो दो क्या कहेंगे एलिमेंट्स होंगे, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, और कम हो गया तो उसका स्पैनिंग कम हो जाएगा। हाँ, हाँ, बेसिस के लिए। ठीक है, ये सब बात कर रहा हूँ मैं बेसिस के लिए, ठीक है। ओके। एक्चुअली देखो, हाँ ये बेसिस का मैक्सिमल, मतलब एक बार हमको समझाइए, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। अभी बताया तो था वो बेसिस का पूरा। बेसिस का मैं मतलब बताता हूँ जो मेरे को लगता है किस लिए काम आता है बेसिस। हाँ बस ये मुझे जानना लगता है किस लिए बेसिस का था। मतलब ये है कोई भी सेट जिसमें आप मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट और मिनिमल स्पैनिंग फाइंड करें, दैट इज द बेसिस जिसके ऊपर आपका पूरा वेक्टर स्पेस डिपेंड हो सकता है। बेसिस का यूज क्यों होता है मैं बताता हूँ, बेसिस का यूज क्यों होता है, पॉइंट्स की भीड़ ना हो, पहली बात, ठीक है। अब आप एल्गोरिथम में 3 पॉइंट्स डालोगे, जब मैं 2 पॉइंट से काम कर सकता हूँ 0,2 से, जब मैं पूरा एक्स वाई प्लेन में घूम सकता हूँ, तो मैं एक तीसरा पॉइंट क्यों डालूं, बिल्कुल सही बात है। नहीं डालू ना। ठीक है सही बात। हाँ दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड बेसिस, कि हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाए। बेसिस का मतलब समझ में आया, हाँ क्लियर है समझ भैया? हर्ष हर्ष एक मिनट, लास्ट का थोड़ा सा वापस रिपीट करोगे? मैं एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ओके ठीक है, लास्ट का मतलब आप कहाँ सॉरी। तक, इंडिपेंडेंट तक आ गया था ना हाँ आपका? नहीं, वो हाँ, बता दे इंडिपेंडेंस बेसिस हो जो गया बता। था, तुमने वो बताया था कि वो हमने उसका अलग से बनाया तो वो उसका सबसेट हो गया, हाँ सिंगल स्पैन। हाँ हाँ, उसके ठीक है, बाद। ठीक है। तो मैं एक बात कर रहा था वहां पे मिनिमल स्पैनिंग, मिनिमल स्पैनिंग का मतलब ये है कि मैंने अब उससे एक एलिमेंट और डिलीट कर दिया, मैं इससे एक एलिमेंट डिलीट कर दूंगा तो ये आर स्क्वायर को वो कर देगा, पूरे स्पैन करेगा आर स्क्वायर को, नहीं करेगा क्या, जैसे मैंने ले लिया, नहीं करेगा। मैंने ले लिया S1, ले लिया S1 को मैंने ले लिया सिर्फ 2,0 है मेरा S1 में, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी स्पैन क्या होगी, सिर्फ एक एक्सेस होगी, वो भी y वाली, हम्म। इसकी जो स्पैन होगी वो होगी y एक्सेस, बट वाई मैं एक्सिस, करेक्ट। बात क्या करना चाहता हूँ मैं, मेरा वेक्टर स्पेस डिफाइन है आर स्क्वायर पे, मेरे को पूरे इसको करेक्ट। स्पैन करना है, ठीक है। तो हम्म। मैं ऐसे कह सकता हम्म। हूँ स्पैन ऑफ S1 इज नॉट हम्म। इक्वल्स टू स्पैन ऑफ S, करेक्ट। ठीक है, कह सकता हूँ ना। हम्म। तो मिनिमल हम्म। स्पैनिंग का मतलब ये है कि मैं एक एलिमेंट और डिलीट कर दूंगा तो वो स्पैनिंग सेट नहीं रहेगा वेक्टर स्पेस का। हम्म। अगर मैं मैक्सिमल इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं एक एलिमेंट और ऐड कर दूंगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। बेसिस का मतलब क्लियर हुआ? ओके ओके, सो द बेसिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द हाँ सेट, मतलब हाँ ऐसे है कह ना, सकते जो हो कि कि हमें पूरा आप उस स्पैन करने के लिए वो मिनिमम पॉइंट, रिक्वायरमेंट जो है, हाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मिनिमम मेरे को नंबर ऑफ पूरा पॉइंट्स। मिनिमम नंबर वेक्टर ऑफ स्पेस को मैं वेक्टर्स। डिफाइन कर सकूं, ठीक है, यस यस यस। मैं पूरे वेक्टर स्पेस को ओके। डिफाइन कर सकूं, उसका मतलब होता है बेसिस। करेक्ट। क्लियर है बेसिस क्या है? अब मैं लूंगा एक मच एग्जांपल, क्लियर। मुझे बताना कि वो स्पेलिंग सेट है या नहीं, हम्म। तो फिर मैं पूछूंगा उसका बेसिस क्या है। R3 का एग्जांपल लेते हैं, मेरा वेक्टर स्पेस बिलोंग्स करता है R3 पे, ठीक है, हम्म। ठीक है। तो मेरे को बात करनी है, मैं जो एस सेट लूंगा मुझे बताना कि वो स्पैन ऑफ एस की वी के बराबर है या नहीं, ठीक है, मेरे को ये चेक करना है। पहले मेरे को ठीक है। स्पेलिंग सेट बताना है कि वो स्पेलिंग सेट है या नहीं है, उसके बाद बताना है कि वो बेसिस है या नहीं है, ठीक है। मैं ले लेता ठीक है। हूँ एस सेट ले लेता हूँ, एक सेकंड। हम्म।
इसके मिक्सी चल गई। अब हमें ना पहले क्या करेंगे, ये मेरे को बताओ कि स्पैन ऑफ एस क्या होगा, वी के बराबर होगा, बताओ कोई। R3 है। स्पैन ऑफ हाँ हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसमें कुछ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं जो स्पैन करके बना देंगे। 2 हैं। अरे नहीं, स्पैन अभी नहीं, मैं सिर्फ स्पैन की बात कर रहा हूँ, बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ स्पैन है, स्पैन ठीक है। है, वो मैं वैसे भी कह स्पैन है। सकता था। मैं वैसे क्यों कह सकता था, मेरे को एक तरीका और था। एक तरीका क्या था पता करने का कि वो स्पैन करेगा या नहीं करेगा R3 को। ठीक है, एक तरीका क्या था, मेरे पास हर जो डायमेंशन है उसके लिए कुछ पॉइंट है, और मैंने अभी आपको बताया R3 को कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होंगे पूरा स्पैन करने के लिए, पूरी R3 को। करेक्ट। जो S को, और जिसमें तीनों मेरे एक्सेस कवर होते हो एटलीस्ट। जिसमें तीनों एक्सिस कवर होते हैं, इसका Right. मतलब वो स्पैनिंग सेट है। ठीक है, हाँ स्पैनिंग सेट है, करेक्ट। मैं R3 से 3 से ज्यादा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। जैसे क्वेश्चन था हमारा एक्टिविटी में था, ग्रेडेड में था, पता नहीं, R5 दे दिया था मुझसे, हमसे पूछा था कि मिनिमम कितने लगेंगे, कितने एलिमेंट लगेंगे पूरे R5 को कवर करने के लिए, तो 5 लगेंगे। 5 लगेंगे। इतना फंडा क्लियर है? क्योंकि मेरे क्या तो मतलब क्यों कर लगेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, वो मिनिमल स्पैनिंग बनेगा ही नहीं अगर 5 से कम है। ठीक है, ठीक है, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं समझा, इसको स्पैनिंग सेट बोल सकते हो आप। तो स्पैन ऑफ एस है वीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? क्या बेसिस है? बिल्कुल है, 3 स्टैंडर्ड बेसिस है इसमें। मैं पूछ रहा हूँ ये सेट एस बेसिस है? नहीं, एस सेट बेसिस नहीं है, इसमें से डिलीट करने पड़ेंगे कुछ। अब हमको 2 प्रोसेस होती है। अब मेरे पास यहाँ पे तो डिलीटिंग वाली लगानी पड़ेगी। डिलीट हम किसको करेंगे, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से 3 पॉइंट आपस में लीनियर डिपेंडेंट हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो किसी भी एक को डिलीट कर देंगे। मतलब कोई भी 3 पॉइंट पकड़ो और चेक करो कि चौथा उससे बन जा रहा है तो उसको हटा दो। ठीक है, एक तरीका ये, या एक तरीका ये होता है जनरेट करना मतलब मैं स्टार्ट करूं 0,1,0 से। अब मुझे स्पैन ऑफ R3 बनाना है, तो मैं अगला पॉइंट क्या लूं? ठीक है, इसके बाद उसको जनरेट करना पड़ेगा अगला पॉइंट लेने के लिए। अगला पॉइंट मैं लूंगा 1,0,0, फिर मैं एक पॉइंट लूंगा 0,0,1। 0,1। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट मिलके पूरे R3 को स्पैन कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बेसिस के हटाने के लिए मैं किस किस को हटा दूं कि बेसिस बन जाए? 1 2 3 2 4 9। 2 4 9। ठीक है, इनको हटा दूं, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, तो मेरा नया जो S1 बन गया क्या बनेगा? 0,1,0, 1,1,0 एंड 0,0,1। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि स्पैन ऑफ S1 वो भी V के बराबर है। बिल्कुल है, V के बराबर है। अब चेक करो कि ये मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है, ये तीनों साइड इंडिपेंडेंट है। चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स अभी। 0 तीनों तो नहीं है, 2 इंडिपेंडेंट है इसमें। क्या? वो तो वैसे भी दिख रहा है। क्या कहते हैं, किसी के भी लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई सा जनरेट नहीं होगा। तीनों इंडिपेंडेंट है इसमें। ठीक है, तो वो आप कैसे क्या चेक कर सकते हो? आप ऐसे भी चेक कर हाँ। सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लो, या आपको वैसे भी दिख रहा है कि किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी कुछ बन नहीं रहा है। तो ये तीनों सेट क्या है? मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है, पहली शर्त पूरी मेरी बेसिस की, इंडिपेंडेंट है पहली शर्त पूरी। दूसरी है मिनिमल स्पैनिंग, स्पैन कर दे रहा है ना पूरे वीक को। ठीक है, अब मैं इसमें से एक पॉइंट भी हटा दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो R3 को स्पैन नहीं करेगा। तो ये S1 क्या है? S1 इज द बेसिस ऑफ R3। ओके, अब एक मैं ट्विस्ट डाल देता हूँ यहाँ। नहीं, 1 मिनट, उससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछें। हेलो, हाँ पूछो। ये 1 2 3 और 2 4 9 इंस्टिंक्ट से हमें समझ में आ रहा है कि इनको हटाया जा सकता है, बट
how to do it when it is difficult to find this way. उसके लिए गॉसियन एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, गॉसियन एलिमिनेशन, रैंक तो सभी निकालनी चारों पड़ेगी। पांचों को हमको डालना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। पांचों को डालेंगे? हाँ जी। वो अभी मैं अभी बोलूंगा ना, अभी आगे मैं बताऊंगा जब रैंक निकालूंगा। अच्छा, तो अच्छा, उसमें ठीक, बता ओके, दूंगा ओके। कैसे करना है वो। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ट्विस्ट क्या डाल रहा हूँ, मैं इसको बदल दे रहा हूँ। बदल क्या दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ एक S2 बना लेता हूँ, 1,1,1,1 1,1,1 नहीं लेते। ये लाइन मिटा देना है S2 से ऊपर वाली। एक सेकेंड, चलो छोड़ो, वो सब समझ में आ ही गया। मैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता, मैं 2 पॉइंट लेता जो 2 एक्सिस पे होते, तीसरा एक्सिस वहां पे नहीं होता, तो स्पैन करता वी को, नहीं करता ना। मैं ऐसे 2 पॉइंट ले लेता, 1,1,0 और 0,1,0, ये इसको स्पैन करता, नहीं करता वी को। ठीक है, नहीं करता ना, ये वी को स्पैन नहीं करता। वी क्या है, R3, ये R3 को स्पैन करता है S2। 0,01 इस पे हट गया है तो नहीं रहेगा, ठीक है, एक मिनिमल से पहली कम हो बात ये गया। स्पैन नहीं करता, पर मैं ऐसे कह सकता हूँ स्पैन ऑफ S2 is a subset of span of S1। बिल्कुल। यस, ठीक यस, है, और स्पैन ऑफ S1 किसके इक्वल है, V के। वीक। ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ अच्छा। स्पैन ऑफ S2 is भैया subset of V। भैया इसके बाद मौका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप? हाँ, एक बार को ये देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अच्छा, एक चीज और, एक बेसिस में एक थ्योरम होती है, एक्जिस्टेंट थ्योरम ऑफ बेसिस। वो क्या कहती है, मतलब किसी भी जैसे स्पेस है, कोई वेक्टर स्पेस है मेरी R क्यूब में, उसमें कई सारे बेसिस हो सकते हैं, है ना। मतलब उसे मैं जनरेट कर सकता हूँ कई सारे बेसिस से, है ना। एक मेरा बेसिस ले लिया 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, दूसरा ले लिया वो भी 3 इंडिपेंडेंट है, तो उससे मैं बेसिस जनरेट कर सकता हूँ, है ना। बट जो डायमेंशन होती है उसकी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस, डायमेंशन को भी छोड़ दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ बेसिस, वो तीनों बेसिस के या जितने भी बेसिस बनेंगे उनके सबके सेम होते हैं। वो तो रहेगा ही। हाँ, और जो हर बेसिस बनता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसके स्टैंडर्ड बेसिस का। हर एक बार स्टैंडर्ड बेसिस लिख दे, R स्क्वायर, R का, R स्क्वायर का, R क्यूब का। एक बार लिख रहा हूँ ना। और एक है ना, और एक थ्योरी है, सपोज एक बेसिस है, ठीक है, और उसके साथ हमने और एक वेक्टर ऐड किया, सपोज 3 आर ऑल इन लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दैट विल डिफाइन अ डिफरेंट स्पेस, दैट कैन बी तो वो बेसिस रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है, उसमें एक वेक्टर और कर दिया, नहीं वो डिपेंडेंट सेट बन जाएगा, तो बेसिस की कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा। नहीं, सपोज XYZ प्लेन है ना, सपोज एक 1,0,0,0,1,0 ये एक बेसिस है ऑफ XY प्लेन। अब इसमें मैं और एक वेक्टर ऐड कर रहा हूँ 0,0,1, ठीक है, तो that cannot represent the same basis, like it will change the vector space। अगर मतलब क्या है कि अगर तुम दो इंडिपेंडेंट तुम्हारे पास एक स्पैन है, उसमें और एक वेक्टर तुम ऐड करो और that also become independent of each other, so that will be of a different span, a different vector space, not same vector space। Yeah. ठीक है ना, वो तब XYZ 3 प्लेनों का डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिस तक क्लियर हो मामला। स्टैंडर्ड बेसिस, समर्थ क्या कहना चाहता है स्टैंडर्ड बेसिस पे? ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? R2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? 1,0 एंड 0,1 होगा। बिल्कुल। ठीक है गाइस, तो मतलब इसका मतलब क्या है, 1,0,0,1
इन दो पेयर्स की मदद से, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम आर स्क्वायर में हर एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब सपोज Correct. करो इन पेयर से दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म हो गए, है ना। मेरे पे कोई दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, जैसे 0,2 और 2,0, है ना। तो मैं जितना वो उसका बेसिस होगा, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग है और मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंस है, तो उन दोनों वेक्टर्स को भी मैं इस स्टैंडर्ड बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। Correct. ऐसे आप R4 का भी लिख सकते हो, R5 का भी लिख सकते हो, R10 का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? So we can say the identity matrix of the हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैंने बताया था ना, मैट्रिक्स में, सॉरी ब्रश यूज कर लो, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। मैट्रिक्स में हम हमेशा लिखते हैं ना मैट्रिक्स 2/2, पीछे लिखते हैं ना R², लिखते हैं, ठीक है। R² का मतलब क्या है? इसका एक एलिमेंट एक वेक्टर के, दो एलिमेंट एक वेक्टर के बराबर। जैसे मैं यहाँ पे भी ले रहा था 0,1, उसको कॉलम में अरेंज करूंगा तो कैसे होगा? 0,1 और 1,0। Yes. तो जरूरी नहीं आइडेंटिटी हो भैया, वो वेक्टर मैंने पहले लिख दिया। अगर आप एक्सेस के हिसाब से चलो तो फिर वो होगा ऐसे 1,0, 1,1। नहीं, आइडेंटिटी जब होगी जब वो ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे हम उसे, ठीक है। वो उस चीज को भूल जाएंगे कि तो क्या मैं होता है। कॉलम वेक्टर में लिखता हूँ और इसका मतलब क्या है? M2/2 बिलोंग्स टू R²। ये मैंने उस कल परसों भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ होता M2/2 R, अभी रैंक और उसमें बहुत काम आएगा हमारे R, तो इसका मतलब है इसके चारों एलिमेंट अलग अलग है, 2, 3, 4, 5, ये सब अलग अलग, ये अलग अलग वेक्टर में शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है एक पॉइंट है 2,0, एक पॉइंट है 3,0, 0,3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फर्क इससे क्या पड़ता है? वो सब R पे बेस्ड है, यहाँ पे वो एक वेक्टर पे बेस्ड है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। वो भैया जो कह रहे हैं ना आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है, भैया अगर हम बेसिस को उसके स्टैंडर्ड जो बेसिस है उसे हम ऑर्डर्ड में रखें, मतलब सबसे ऑर्डर्ड पहले में X, लिखेंगे तो ही करेक्ट, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। ऐसे ही मैं कर दूं M3/3, इसके पीछे लिखा हो R3, तो इसका मतलब है जो तीन वेक्टर हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, वो तीन वेक्टर हैं R3 में मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका कॉलम स्पेस जो है, कॉलम वेक्टर, वो एक वेक्टर को शो करेगा एक डायमेंशन में। डन, यहाँ तक क्लियर है मामला? यहाँ तक मामला क्लियर है? यार काफी मजा आ रहा है सच में। ठीक है, अब मैंने बताया दो प्रोसेस होती है बेसिस बनाने की। अपेंडिंग, अपेंडिंग मतलब एक चीज को ऐड करते रहे। जैसे मैं क्या कर रहा था, स्टैंडर्ड बेसिस बनाने के लिए पहले मैंने 0,1 दे दिया, मेरे को R² को स्पेंड कराना है। अब मुझे बताओ अब मैं अपेंड करके क्या डाल दूं कि ये इसका बेसिस बन जाए, तो 1,0 डाल दूं। ये तो होती है अपेंडिंग करना, मतलब किसी चीज में बढ़ा के उसका बेसिस बनाना। दूसरा होता है डिलीट करना, जो हमने बताया था कि अगर दो पॉइंट मिलके एक तीसरे को बना दे रहे हैं R² में, तो वो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब मैंने पहले कोई एक पॉइंट लिया है ना, जैसे R² में मुझे बेसिस बनाना है, तो मुझे कंडीशन पता होंगी क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट लिया, फिर मैं दूसरा पॉइंट लूंगा जो उस बेसिस पे लाई ना करे, जो 0,1 का बेसिस है उससे बाहर हो, मतलब एक्स एक्सिस से बाहर हो। तो मैं एक पॉइंट वो ले लूंगा और वो चेक करूंगा वो दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है, हाँ है, तो यानी मेरे को कंडीशन मिल गई बेसिस बनाने की। ऐसे ही अगर मैंने ज्यादा बड़ा सेट ले लिया, मतलब स्पेनिंग सेट है कोई 5-6 वेक्टर का, तो मैं पता है दो का ही बेसिस बनेगा अगर मैं R² बनाना चाह रहा हूँ, तो यानी 4 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएगा उन किसी के अंदर से, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे करके हम डिलीट कर करके बना सकते हैं बेसिस। डन है यहाँ तक मामला? क्लियर। अब हम आते हैं रैंक और डायमेंशन की बात करते हैं। भाई बेसिस और स्पैन में कोई दिक्कत? स्पैन का मतलब समझ में आया, जनरेट करना। बेसिस का मतलब समझ में आया सबको? क्लियर। अब मेरे को ना एक चीज मैं पहले बता देता हूँ जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है। रो रैंक कॉलम रैंक नहीं, इन्होंने इसको फर्क बताने में बच्चों के लगा दिए। ये दो चीज अलग अरे अलग हाँ हाँ, ये वो दो क्या चीज, कहते हैं, ये दो चीज अलग अलग है।
रैंक एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर अलग चीज है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स अलग चीज है, पहली बात। अच्छा वैसे यार ये हमें अलग जो है होता ना इन्हें मेल करना चाहिए था। इन्होंने लेक्चर में इस चीज को कह दिया कि क्या कहते हैं डायमेंशन जो होती है वो रैंक होती है, बाद में क्वेश्चन देती है उसमें बहुत बाद में समझ में आई ये चीज। कोई नहीं, अब मतलब क्लियर क्लियर बताओ ना। हम मामला क्लियर कर देंगे। देखो ये लोग ना बाद में कोर्स का पूरा फीडबैक लेते हैं, उस टाइम पे ध्यान रखना है ये चीजें। हाँ 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 हमारी तो कट जाएगी भैया, क्या करें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वेक्टर्स और मैट्रिक्स में फर्क क्या है। मामला ये क्वेश्चन से भी बताएंगे, अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कौन से सर है जो बोलते जो मोटा मोटी बता देता हूँ, मैंने सुना है उनको यार, सीए में कोई है वो शायद से। वो थे ना शायद, वो सुभाशीष। जानता नहीं हूँ, मैंने उनको सुना है, उनके एक दो लेक्चर्स ऐसे, तो वो कहते हैं मोटा मोटी बता देता हूँ ऐसे होगा। ठीक है, तो हम रैंक ऑफ वेक्टर्स पहले पढ़ते हैं, रैंक एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर के केस में रैंक और डायमेंशन एक ही चीज है। ठीक है, वेक्टर के केस में रैंक और डायमेंशन एक ही चीज है, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू रैंक ऑफ वेक्टर, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहले चीजें क्लियर कर लो। तो वेक्टर की रैंक कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ, रैंक या डायमेंशन जो भी हम उसको बोले। ठीक है, एक वेक्टर है मेरे पास, एस सेट ले लेता हूँ यार, ब्रश ऐसे एक सेट ले लिया मैंने। ठीक है, अरे इसकी टीवी की आवाज कम कर दे। ठीक है, आर स्क्वायर मेरे एक सेट बिलोंग है आर स्क्वायर में, इसका स्पेन क्या करेगा, आर स्क्वायर को कर देगा पूरे को स्पेन। ठीक है, आ रहा भैया? कोई मुझे वैसे बता सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या है पूरे सेट की? 2। ठीक है, डायमेंशन 2 है। डायमेंशन 2 कैसे, मैं वैसे भी बताता हूँ, तो करना कैसे है, इसको कॉलम में अरेंज कर दो एक मैट्रिक्स में, और अब नॉन जीरो रोज देखो कितनी है। नॉन जीरो रोज चेक करनी है, कितनी है? 2। 2। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या है, इसकी सॉरी वेक्टर की रैंक क्या है, वेक्टर्स की सेट की रैंक क्या है, 2। डायमेंशन भी क्या है, 2। ये तो क्या वेक्टर के केस में, कि वेक्टर केस में क्या करना, हमको कुछ नहीं करता, 3-4 वेक्टर दिए होंगे। ठीक है, कुछ भी हो, R3 के मतलब हो जाए, वो R3 के हो ये ऐसे वाला हो। वेक्टर तो पहले ही एक्लन फॉर्म में लिख रहा है, अगर हाँ। एक्लन फॉर्म में नहीं है तो हमें हाँ। बनाना पड़ेगा उस रो को पूरे। 1 3 2 एंड ले लेते हैं 4 5 6। इसकी रैंक पूछ रहा है वो क्या है, क्या करेंगे हम, कॉलम में अरेंज कर लो या रो में अरेंज कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप। देखो पहले मैं रो का हाँ फंडा बता देता हूँ, फिर मैं कॉलम का फंडा बता देता हूँ। जो सर ने बताया वो हमको कॉलम वाला फंडा बताया है। नहीं, दोनों बताया था उन्होंने, हाँ बताया, मतलब मैं कॉलम, मैं पहले रो वाला बता देता हूँ तो मतलब इसको। वो बेस्ट सूटेड है कॉलम वाला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, कॉलम में अरेंज कर दूंगा 1 3 2 4 5 6। भाई रो एचेलॉन फॉर्म निकालनी आती है सबको? सिर्फ रो तक जाना है, रेडियस तक नहीं जाना है। ठीक है, रो तक जाना है, रो एचेलॉन फॉर्म तक जाना है इसकी, और फिर हमको चेक कर लेना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ठीक है, कितनी होगी, 3 ही होगी वहां भी, ये कटेंगे नहीं एक दूसरे से। ठीक है, वहां भी कटेंगे नहीं पूरे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन क्या हो जाएगी, 3। यहाँ तक मामला क्लियर है कि रैंक और डायमेंशन से क्या कहना चाहता हूँ? ये कॉलम में अरेंज करे हैं ना हमने। हाँ, कॉलम में अरेंज कर रहे हैं आप इसको। So rank will be the number of independent rows हाँ, नंबर ऑफ or इंडिपेंडेंट columns, you can सबसे say. अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। आप वहाँ पे ये चेक कर लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी उसकी रैंक होगी। वो केस है जब आप कॉलम में उतनी अरेंज उसकी करते रैंक हो। हो जाएगी।
वो केस है जब आप हम्म। कॉलम में अरेंज करोगे। जब आप रो में अरेंज करोगे तो ऐसा नहीं है। फिर रो में आप बस ये चेक करोगे कि उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ठीक है, करेक्ट। मामला क्लियर है भाई? अगर मैं तीन वेक्टर को ऐसे अरेंज कर रहा हूँ v1 v2 v3, तब तो हम चेक करेंगे नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज, इससे भी एक्लॉन लगा के ना। हाँ, इसमें भी एक्लॉन लगा के, कुछ भी लगा लो, ठीक है। दूसरा और जो एचलन इसको फॉर्म आएगी ना इसकी, ऐसे वो रोज करता उसके हूँ, बेसिस होंगे। ठीक है। v1 v2 v3 ऐसे करता हूँ मैं, आ रहा है मामला? हम्म। तो इसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे मेरे? रैंक। रैंक मामला एंड क्लियर है? डायमेंशन तो जितने और डायमेंशन हो गई हमारी। देखो वेक्टर के केस में रैंक और डायमेंशन में कुछ फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। हाँ, यहाँ पे भी रैंक बट एक जब चीज है। मैट्रिक्स बना देंगे उसको। हाँ, अभी नहीं, अब हमको मैट्रिक्स पहले से दिया होगा और हमें ये नहीं पता कि वो किस फॉर्म में है, वो वेक्टर कैसे अरेंज है। तब हमको क्या चेक करना है? मैट्रिक्स के केस में बस कुछ ही नहीं करना, मैट्रिक्स दिया होगा आपको, कुछ भी ऐसा मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, रो इचेलॉन फॉर्म में बदलो और चेक कर लो नॉन जीरो रोज कितनी है, वो उसकी रैंक होगी। वहां पे कोई फंडा नहीं लगाना। मामला क्लियर है? नहीं नहीं, जैसे कोई मेरे पे मैट्रिक्स दी गई है, हाँ, दी मान ले एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ। तो उसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ना, वो उसकी रैंक होगी ना। देख, मैं अभी ना सारों का बताऊंगा, अपर का बताऊंगा, स्केलर का बताऊंगा कि क्या फर्क है इन हाँ सब हाँ, में, वो तो मैं कहने का समझ चाह। गया। हाँ, अच्छा नहीं, मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, इसमें डायमेंशन अगर हमारी कोई रो जीरो हो जाती है तो वो हमारा डायमेंशन में काउंट नहीं होगी ना फिर। रो जीरो हो जाती है तो हाँ, वो डायमेंशन तो कैलकुलेट नहीं होती। अगर आपका ऐसा हो जाता है किसी भी रो में लास्ट में 0 0 0 हो जाता है, तो वो रैंक में डायमेंशन में कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं? नॉन जीरो रोज। अब आप देख लो, चाहे इसको आप लीडिंग एंट्री के केस में देख लो, जो आप कॉलम में अरेंज कर रहे हो, तो भी ये कुछ लीडिंग एंट्री नहीं दे रहा है, तो भी इसमें रैंक कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। आप इसको जब रो के चक्कर में चेक कर रहे हो, तब भी ये 0 आ गया, तो इसका मतलब इसकी रैंक है ही, दो रैंक नहीं, होगी। रैंक तो नहीं है, इसका मतलब डायमेंशन में भी निकाल, रैंक और डायमेंशन सेम है वेक्टर के लिए, और सेम रैंक ही हो जाएगी ये इसमें। होता ठीक क्या है, है, ठीक है। हम जैसे रो में अरेंज कर रहे हैं, है ना, वेक्टर्स को, देखो, हमने फिर उसे जब एचलन फॉर्म बनाई ना उसकी, तो जो रोज आएंगी एचलन फॉर्म में, वो उसका बेसिस होगा, है ना। अब समझ लो कोई रोज 0 0 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, हम वो तीन वेक्टर्स चाहिए ही नहीं थे, वो खाली अगर मान लो दो नॉन जीरो आई, तो वो उन दो करेक्ट बेसिस से ही करेक्ट। पूरा वो जनरेट हो जाता, हमें वो हाँ, तीनों वो चाहिए ही नहीं डिपेंडेंट था, थे। वो निकल गया वहां से। हाँ, वो निकल गया वहां से। पर इसमें ट्विस्ट है, वो भी बताऊंगा मैं कैसे ट्विस्ट। ओके, ठीक है, देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में सिर्फ हम रैंक की बात करते हैं, और वेक्टर के केस में दोनों की बात करते हैं, जो कि दोनों सेम है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि मैट्रिक्स के केस में रैंक की बात करते हैं। बहुत कम केस है कि आपसे पूछ ले डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, वो पूछेगा तब, अभी पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बोलने में इतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, जो समर्थ कह रहा है वो क्या कहना चाहता है, मेरे को ये बताओ। समर्थ जो कहना चाहता है, मेरे पास v है बिलोंग्स टू r3, तो सॉरी r3, ठीक है, डन है। इसमें जो वेक्टर है मेरे, वो ऐसे डिफाइन है, मैंने रो में अरेंज किया उनको 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 एंड 2 4 6। मुझे बताओ इसकी रैंक क्या होगी मैट्रिक्स? देखो क्लियरली दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो वेक्टर है वो उसका लीनियर, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ फर्स्ट रो जाएगा। से फर्स्ट रो का फर्स्ट रो, लीनियर है, हाँ करेक्ट, तो 2 हो जाएगी ये। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 हो मुझे जाएगी। बताओ, इन दो वेक्टर से आप पूरे इसको r3 को डिफाइन कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो मेरे पास नया सेट बनेगा 1 2 3 का, मैंने इसको नाम दे दिया A, ठीक है, 4 5 6 का ये जो सेट बनेगा, तो उसका जब मैं स्पेन करूंगा तो वो सबसेट होगा V का, मतलब V का, उसके बराबर नहीं होगा, V का सबसेट होगा, ठीक है। इसलिए उसकी रैंक भी 2 है, इसकी रैंक भी 2 है। तो एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ रही है, R3 के लिए मिनिमम हमको रैंक 3 चाहिए, इसको पूरे को स्पेन करना है, करेक्ट। ठीक है। आ रहा, क्लियर हो रहा है मामला?
अब मैं बताऊंगा clear कि बेसिस कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में बदल के। हम्म बन रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम आते हैं, एक सेट ले लिया मैंने ए, अरे यार मुझे बताओ स्पैन ऑफ ए वी का ये वी है, बिलोंग्स टू आर क्यूब है, R3 R3, ठीक है। मुझे बताओ इसका स्पैन, ए का स्पैन क्या करेगा, उसको पूरे को स्पैन कर देगा आराम से, कर देगा। ठीक है। मुझे अब इसका बेसिस निकालना है, तो मैं पहले दो तरीके बता दें कि तो डिलीट कर दो चेक करके, अगर आपसे वो नहीं हो रहा सबसे आसान तरीका है इसको डालो फॉर्म में। किस फॉर्म में डालोगे आपके ऊपर है, कॉलम वाइज अरेंज कर रहे हो या रो वाइज अरेंज कर रहे हो, मैं करूंगा या रो वाइज अरेंज। क्यों, उसमें क्या होता है, सिर्फ नॉन जीरो रोज निकालनी होती है। हाँ, कॉलम में वो पीछे पीछे वाली मैट्रिक्स भी ध्यान रखनी पड़ती है, पाइवट प्लेस वाली जिस पे आता है लीडिंग एंट्री। अरे वही ले ले, बोल्ड हो जाएगा। हाँ बोल्ड ही लेंगे, चिंता मत कर। अब इसको बेसिस फाइंड करना है आपको, तो आप इसमें बस रोइचलान फॉर्म लगाओ। पहले वन मिल गया, अब इसको गायब करना है। जब इसको गायब करने जाएंगे ना 2 से 2 करके, तो पूरी रो ही कट जाएगी, कट जाएगी। हाँ, कट जाएगी। कट जाएगी ना, तो 1 2 3 0 0 0 हुआ मामला क्लियर। अब इसको जब मैं 3 से डिवाइड करके इसको 0 करूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 3, यहाँ पे 3 2 और 6 नहीं, -1 -10। -1 3 2 हाँ 6, -1। ठीक है। हाँ तो हाँ 3 3 9 9 0, 0 और ये क्या हो गया मेरा 0 5 0 0, और यहाँ 5 2 10, तो माइनस का 2, -2 5 या 15 माइनस का 5, -5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बाकी सबको बस इसको चेंज करना है इसके लीडिंग एंट्री में, वो हो नहीं सकता। तो बस अब आपको कुछ ना करना, ये रो इचेलॉन फॉर्म में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगली लीडिंग एंट्री यहाँ थी नहीं, यहाँ पे थी नहीं, तो पहले से रो इचेलॉन फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक मामला, है ना भाई? कोई गड़बड़ है रो इचेलॉन फॉर्म में इसकी में? हाँ, गड़बड़ है एक। क्या गड़बड़ है बताओ। बाय जीरो रो इसका लास्ट में आती है ना, लास्ट में आएगी वो। जीरो रो, अब आपको बस क्या करना है, ये लगा दिया मैंने प्रोसेस, ठीक है। अब जीरो रो लास्ट में ले जानी है, तो फिर क्या, तो उसको नीचे चेंज करके ले जाना अरे पड़ेगा। वो जरूरत नहीं है उसकी, क्या कहते हैं उसे, उसकी नीचे लिख दो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप चाहे नीचे लिख दो, इनको ऊपर ले आओ, ठीक है। या फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी हमको रैंक फाइंड करनी है, तो मेरे को बता देगा कोई रैंक क्या है इसकी। बट इसमें अभी एक ऑपरेशन और लगेगा। कौन सा? ये -2 वाला 0 करना पड़ेगा, इसे -1 वाले को 1 बनाना पड़ेगा और 2 नहीं, वाले को नीचे 0 वो तब होता जब यहाँ 1 मिलता है, ठीक है। यहाँ 1 नहीं है मेरे पास। R3 और R2 चेंज करिए ना, एक्सचेंज करिए। एक्सचेंज हाँ, कर वो लो। इंटरचेंज हो। हाँ, उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास नॉन जीरो रो मिल गई, इसके बाद कोई भी और नॉन जीरो रो नहीं बनेगी। हाँ हाँ मेरा बताने का मतलब समझो। वो तो आप करके हाँ ऑपरेशन अभी वो अभी ऑपरेशन करके कर सकते हो आप, पर मैं कर देता हूँ काम का। यहाँ पे आ जाता है, मैं क्या करूंगा, इसको 1 2 3 रखूंगा, इस वाले को शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, ठीक है। और उसको भी 2 बार शिफ्ट कर दो तो माइनस पे हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो इसको यहाँ ले आया मैं, इसको मैं वो ले आया। मैट्रिक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर उसका माइनस प्लस का। हाँ, वो तो उसका खैर वैसे भी फर्क नहीं पड़ना था। स्विच हो गई 2 बार रोज। यहाँ 1 चाहिए मेरे को, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 1 0। अब क्या करेंगे, इसको गायब करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। +2 इसको टू प्ले इनटू प्लस 2 से कर, इसको इनटू 2 करके फिर +2 कर देना नीचे, ठीक है। हो जाएगा 0 0, 0 0 इसमें 0 यहाँ पे -5 ही रहेगा, -5 तो 0,0। अब इसको -5 से इनटू कर देना एक बार, डिवाइड। -5 से डिवाइड जो भी है।
अब बताओ इसकी रैंक क्या है? 3। 3। ठीक है, रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरोस चेक कर रहे हैं क्योंकि मैंने रो वाइज अरेंज किया था। ठीक है, तो कितने हो गए? 3। करेक्ट। ठीक है, 3। अब मुझे ये चेक करना है। अब देखो स्विच में दिक्कत क्या हुई, स्विच में मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि बेसिस कौन से एलिमेंट बना रहे थे। जब मैं इसको स्विच नहीं कर रहा था तो मुझे पता था कि बेसिस कौन से एलिमेंट बना रहे थे, मैं इसलिए स्विच भी नहीं कर रहा था। ठीक है, ये वाला कट गया, इसका मतलब ये एलिमेंट मेरा कुछ काम का नहीं था। ये सब कॉलम में आ जाएगा, मैं कॉलम में बता दूंगा। तो यहाँ से इसकी रैंक 3 पता लग गई, तो मुझे ये तो पता लग गया कि एक एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, बस वो ढूंढो और उसको हटा दो। ये वाला है वो, डिलीट कर दूं तो ये ए क्या हो जाएगा? बेसिस ऑफ R3 हो जाएगा। आया बेसिस ढूंढना मैट्रिक्स से कैसे ढूंढता है। अभी इसको करते हैं रो वाले मेथड से, इसी वाले क्वेश्चन में। That means 1, 2, 3, 3, 5, 9, 5, 8, 10. These are the basis of A. हाँ। Vector A. So what is the 3, 4? That second one, 2, 4, वो बन सकता है ना, वो देखो मेरा कहने का मतलब है तो मैं वहां स्विच इसलिए वो नहीं कर रहा था लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि वो है ना। अच्छा, देखो डिपेंडेंस है वो। देखो मैं वहां स्विच इसलिए नहीं कर रहा था, जब आप रो में अरेंज करते हो ना किसी वेक्टर को, तो तब आप स्विच करते हो ना, तो आप मैट वो खो देते हो, उनकी पोजीशन खो देते हो जिसमें वो अरेंज थे पहली बार। तो फिर आपको वो नहीं पता लगता है कि वो बेसिस कौन से थे इसमें एलिमेंट। यहाँ तो आप बता रहे हो, वो एलिमेंट पता नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तो आप बता दे रहे हो कि ये वाला गड़बड़ कर रहा था। कई बार ऐसा होगा कि आप बता नहीं पाओगे कि गड़बड़ कौन कर रहा था। ठीक है, इसलिए ही मैं उसको स्विच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको स्विच नहीं कर रहा था। मैं भी रो कॉलम मेथड पे आता, उससे पहले ही बोले स्विच कर दो। मैं कॉलम मेथड पे आने तो देते। कॉलम मेथड में होता है वो वाला मामला कि इसको क्या करना है, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। 2, 4, 6। ठीक है, कॉलम मेथड में अरेंज करो उसको। 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 9, 5, 8, 10 हो गए अरेंज। करो करो 0, 0 में बदलो। ये दूसरी वाली तो 0, 0 नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब तो थोड़ी ना होगी। 1, 2, 3, 5 तो नीचे के तो 0, 0 हो गए। 0, 0 ये कितना हो गया? -1। -1 हाँ। 5 2 10 -2 -2 0 0 0 0 9 दिया, ये भी 0 0 5 10 -5 -5। ओके, अब पाइवट प्लेस देख लिए। पाइवट प्लेस चेक करने पड़ेंगे, पर इसको पहले यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना। एक सेकंड रुको। हाँ वो नीचे ज्यादा है, वो -1 से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 3। रुको, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 3 ही हो गए, तो रैंक कितनी हो गई? हाँ रैंक कितनी हो गई? 3 है। ठीक है, रैंक 3 है, तो यहाँ से रैंक मिल गई मेरे को। बट यहाँ पे तो देखो बेसिस पे आया नहीं। अगर यहाँ पे ये आ जाता तो यहाँ पे देखो सेकंड एलिमेंट कुछ काम का नहीं है। थर्ड पे मैं यहाँ पे 1 ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? उसको नीचे स्विच करके -1 से इंटू कर दूं। अच्छा हट, एक बात बता, ये अभी एचेलॉन फॉर्म में कहाँ है? एचेलॉन फॉर्म में नहीं है अभी, तो चेंज करना पड़ेगा इसको आगे। हाँ ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पे 1 ले आऊंगा, यहाँ पे 1 ले आऊंगा। रो रिड्यूस नहीं है। हाँ, रो रिड्यूस नहीं, एचेलॉन फॉर्म में तो है यार ये। नहीं वो 1 नहीं बनना है ना, हाँ, नीचे तो 1 नहीं बनना, वो हाँ, तो नीचे 1 -3 है। बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मामला क्लियर हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कब चेक करना है? जब आप कॉलम में अरेंज कर दोगे। ठीक है, एक बार और बता यार, मुझे समझ नहीं आया। ये कॉलम वाला समझ में नहीं आया, एक बार ठीक से समझाइए इसको। नहीं यहीं से बता, इस वाली एज्यूम स्टेप मत से। करिए, एज्यूम मत करिए, यहीं से बताइए। हाँ, डोंट। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर लिया था। चेंज करने के बाद क्या आया था मेरा? तो मेरे पास क्या हो गया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, तो वो चेक कर रहा था बस मैं। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा यार।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब क्या कहना चाहते हो आप? नहीं क्या मतलब हम लीडिंग एंड यहाँ पे हम बस इसे लीडिंग पूरी यहाँ पे लीडिंग एंट्री चेक नहीं करते, यहाँ पे हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। लीडिंग एंट्री पे तो पॉइंट आ जाता तो उसका मतलब वो डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। और ओ डिपेंडेंट, अच्छा अच्छा, वो गॉसियन वाली बात कर रहे हैं हम, जैसे गॉसियन में हाँ करते यहाँ हैं। पे हम चेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई सबको पता है ना इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, बस एक लीडिंग एंट्री पे ही 1 था पाइवट प्लेस पे, बाकी पे 1 नहीं आएगा। ये रो इचेलॉन फॉर्म में है पहले से, ठीक है, तो बाकी पे अबे 1 वो नहीं 1 आएगा। आएगा तो ना तीसरे कॉलम में, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी रो एचेलॉन कैसे में कहाँ करेंगे है? इसको तो फिर इसको तो नीचे ऐड करना पड़ेगा ना। नहीं, देखो R2 को हम -1 से डिवाइड कर देते हैं और -1 R3 को से, -5 से कर देते हैं। क्या कह रहे हो, हाँ, R2 को या R2 R2 को है -1 से -1 मल्टीप्लाई करना, हाँ -1 उसको से मल्टीप्लाई कर फिर दो। मल्टीप्लाई। नीचे इसको ऐड कर दे इसमें। हाँ, नीचे इसको, नीचे 5 भाई ऐड -5 करने की हटाना है हमें। जरूरत ही नहीं है, नीचे सीधा ऐड करने की डिवाइड कर जरूरत दो नहीं ना है ना, 5 से, हाँ, नीचे डिवाइड कर दो। नीचे सीधा -5 से ऐड ही नहीं करना है उसमें। डिवाइड कर दो उसको। अबे तो वो उसका लीडिंग एंट्री कहाँ है, वो उसका लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री यहीं तक ही खत्म हो गई भाई। भाई देखो ना क्यों भाई, लीडिंग लीडिंग एंट्री लास्ट वाला नहीं नहीं है नहीं ना लीडिंग नहीं नहीं इसमें? एंट्री नहीं है यार वो। वो अरे भी लीडिंग आपका एंट्री वो है भाई, 1 आएगा उसमें। आप कॉलम स्किप कर सकते हो, बट लीडिंग एंट्री तो 1 ही रहेगा ना आपका, उससे पहले के तो सारे 0 ही है ना। अरे नहीं जरूरी नहीं है कि वो ये बिल्कुल ये नेक्स्ट ये कॉलम में ही ये हो। कॉलम कौन सा है, ये कॉलम कौन सा है, ये देखो पहले, ये सॉरी रो कौन सी है पहले ये देखो। ये रो 3 है हाँ एग्जैक्टली, बट इसका अगर हम कॉलम 4 में जाकर के भी हमारा 1 आ जाता है, दैट विल बी अ लीडिंग एंट्री। हाँ, अभी पूरी हाँ एचेलॉन फॉर्म में नहीं है ये वाली मैट्रिक्स। ये आपका हो जाएगा। ऊपर की रो लिखो 1 2 3 5, देन सेकंड रो लिखो, 0 एक 0 मिनट लिखो 1 जरा, 2। 0 0 1 एक 2, सेकंड। एंड थर्ड रो हो जाएगी आपकी 0 0 0 1। तो लीडिंग एंट्री तो 1 ही हुई ना सभी में, हर एक रो हाँ में। हाँ वो तो हो ही जाएगा। हाँ बस सेकंड वाली में नहीं आएगी लीडिंग एंट्री, सेकंड कॉलम में। हाँ वो कॉलम सेकंड कॉलम में नहीं है, दैट्स फाइन, हाँ तो बाकी सब में आ उससे गई क्या ना, फर्क पड़ रहा है। हाँ, हाँ बाकी सब में आ गई तो इसका मतलब कितना हो गया तो कि बेसिक। लीडिंग एंट्री तो 1 ही रही ना। हाँ अरे तो ठीक है वो समझ गया मैं, कौन से वाले में नहीं आई मेरे हम्म, को ये बता दो बस, इस वाले में नहीं आई। नहीं, हाँ बस इसमें लीडिंग एंट्री 1 नहीं है बस। इसमें भी लीडिंग एंट्री बननी है, बाकी सब में है, ये कौन सा कॉलम है। बाकी सब, ये आपका वेक्टर 2 था तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से, आ गया, पोजीशन मिल गई, ये कौन गड़बड़ कर रहा था, बस। ठीक है। बाकी सब में आ गया, ये भी इसका पार्ट होएगा, तो रैंक कितनी हो गई, 3। 3 हो गई। ठीक है। तो मेरे को यहाँ से बेसिस फाइंड करना आ गया कि कोई सा भी जैसे कॉलम गड़बड़ कर देगा कि उसमें लीडिंग एंट्री नहीं है, ठीक है। अगर वो 0 0 बन जाता है, लीडिंग एंट्री पे 1 नहीं देता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो बेसिस का एलिमेंट नहीं है। यहाँ से मामला क्लियर है, हम्म, ठीक है। आप यहाँ भी 1 ला सकते हो, यहाँ तो ज्यादा गड़बड़ हो गई। मतलब पूरी एचेलॉन फॉर्म बनानी है, फिर देखनी है हाँ कॉलम में वो लीडिंग एंट्री कौन कौन से में नहीं कौन है। से वाले में नहीं है, और जिस कॉलम हाँ में नहीं है वो उसका एलिमेंट नहीं है, वो हाँ बेसिस वो का वहां से हट एलिमेंट, जाएगा। वो बेसिस का एलिमेंट हाँ नहीं है, ठीक है। वो हाँ, जैसे स्पैनिंग सेट सेकंड तो है सेकंड वाले पर में वो नहीं आई। बेसिस का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में नहीं है, सेकंड मतलब वाले जो में नहीं आई। सेकंड वेक्टर था ना वो गड़बड़ कर रहा था, हाँ करेक्ट। ठीक है। ऐसे जब आप रो में चेक कर रहे थे तो वहां पे आपको नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो रैंक तो दे दे रही थी, पर वो पोजीशन नहीं बता रही थी क्योंकि आप स्विच कर दे रहे थे। स्विच करके आप रो हम्म इचेलॉन में लाओगे तो नीचे ले आ रहे थे ना 0 0 0, तो अब तो ये चौथा वेक्टर हो गया, हम्म मतलब ये गायब होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, अच्छा, हम्म। वो ठीक है। प्रोफेसर ने बताया भी था ये, बट क्या बताया था कुछ समझ में नहीं आया। इसके रिलेटेड कुछ बताया था, एक स्टेटमेंट दी थी अबे कॉलम लेक्चर रैंक में। और रो रैंक और बोला था, वो क्या होता है वो और बता देता हूँ, हाँ, ठीक है। यहाँ तो मामला क्लियर है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना ग्रेडेड वाले, वो तो आसान है, वो मतलब वो उनसे समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, यार वो करा दियो जिसमें इक्वेशन दे रखी है, 3 4 ठीक है। क्वेश्चन बता दिए हाँ उसके। ठीक है, तो अब मैं कॉलम अरेंजमेंट पे पढ़ा, समझ में आया, ठीक है। देखो कॉलम अरेंजमेंट में करते हैं तो जितने भी पाइवट प्लेसेस पे जो लीडिंग एंट्री हमको मिलती है वो उसके क्या होते हैं, बेसिस के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जब मैं रो में अरेंज कर रहा होता हूँ तो नंबर ऑफ नॉन जीरोस मुझे रैंक दे देती है, पर मुझे वो पोजीशन नहीं बताती है। यहाँ तक मामला क्लियर है, हाँ ठीक है।
यहाँ तक मामला क्लियर है, तो अब चलते हैं हम रो रैंक, कॉलम रैंक और रो रैंक क्या होता है, ये एक बार छोटा सा मामला है, ये समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। कॉलम रैंक और रो रैंक क्या होता है, ठीक है। कॉलम रैंक और रो रैंक हमेशा इक्वल होती है, और वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। कैसे मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, अभी स्पेशली एग्जांपल किया ना, दोनों में रैंक स्पेशली सेम ही आया मिनिमम ना। ऑफ दैट। ठीक है। एक्चुअली ये हमेशा इक्वल नहीं भी होती है, तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है वो मिनिमम ऑफ देम होती है। हाँ, तो वो ऐसे होता है, वो मतलब नहीं, मतलब इक्वल होती है वो, पर अब मैं बताता हूँ फर्क, नहीं ऐसा नहीं होता भैया, इक्वल ओ होती भैया है पर रैंक आप ऑफ ए इंटू फिर बी की बात बता रहे हो। फिर मैट्रिक्स की रैंक की डिफाइन नहीं है फिर, अगर इक्वल नहीं है तो। ओके, ठीक है, वो आप भैया रैंक ए इंटू बी बता रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी माय बैड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको जब मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ इस मैट्रिक्स में, तब तो इसकी आएगी रो रैंक, और जब मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाता हूँ तब इसकी आएगी कॉलम रैंक। लोग क्या समझ, अब हम पहले क्या समझ ले रहे थे, हम क्या समझ रहे थे कि पहले मैंने रो ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, रो ऑपरेशन कर दिया तो मुझे रो रैंक मिल गई, अब इनको ही कॉलम में अरेंज करके और फिर रो ऑपरेशन कर दिया तो फिर मेरे को क्या मिलेगी, कॉलम रैंक मिल गई। ऐसा भी हो सकता है आप अरेंज कर लो क्या तो कॉलम में, क्या फिर उसमें कॉलम ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि जब इसको आप कॉलम में अरेंज करोगे तो वो कैसे हो जाएगा, अब ये बदल जाएगा ना, 1 2 3 हो जाएगा, 2 4 5 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेंज हो गया ना, अब ये जो कॉलम था वो, जो रो थी, जो कॉलम था वो रो बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें रो ऑपरेशन लगा लो तो इसकी कॉलम रैंक मिल जाएगी मुझे, या फिर इसमें डायरेक्टली कॉलम ऑपरेशन लगाते तो कॉलम रैंक मिलती, ठीक है। ये छोटा सा फंडा था बस, कॉलम रैंक और रो रैंक, क्लियर है मामला? जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था वही ना। हाँ वही, हम मेनली हम रो रैंक निकाल लेते हैं और उसको रैंक मान के चलते हैं मैट्रिक्स में। मामला क्लियर है? ठीक है, तो मेरा वीक 4 तो हो गया खत्म, जितना मेरे को बताना था तो हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन, तो यार इसको समझना। अरे हर्ष यार एक बार एक्टिविटी 4.1 के क्वेश्चन लास्ट का सेकंड बता दे। चलो खोल लो। अच्छा एक चीज वो समझ लेते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें एक अपर ट्रायंगुलर का ये पूछ रहा था कि अपर ट्रायंगुलर का रैंक क्या होगा, या मैट्रिक्स की वो क्या होगी डायमेंशन। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा भाई, ए बी सी ऊपर के 0 डी ई 0 0 एफ, है ना, ठीक है। मुझे बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कौन किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ सब अलग अलग है। अब बता इसमें फंडा क्या है, 6 होगा डायमेंशन। ये जो मैट्रिक्स है ना ये ऐसे डिफाइन है, बस यही समझने में गड़बड़ हो रही थी। हम क्या समझ ले रहे थे, इसको रो इचेलॉन में बदलो और इसके पाइवट प्लेस चेक करो, ऐसा थोड़ी ना होगा ये, क्योंकि ये सब एलिमेंट अलग अलग है, क्योंकि आर पे डिफाइन है पहली चीज। तो है ना, तो जो हर वेक्टर, हर जो पॉइंट है वो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी जो रैंक होगी ना, या इसकी जो डायमेंशन होगी, रैंक नहीं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रैंक तो अलग चीज है, वो नंबर ऑफ नॉन जीरोज है, और जो डायमेंशन होगी ना वो यहाँ पे होगी 6। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें कि मैट्रिक्स की रैंक और डायमेंशन क्या है, क्योंकि वेक्टर के केस में तो रैंक और डायमेंशन सेम थी, हम अभी पढ़ के आए, वहां तो रैंक इज नहीं, बट अब यहाँ पर अगर हमें ये डिफाइन नहीं है कि आर पे है या किस पे, तो हमें कैसे पता? लिखा होता है हमेशा पीछे मैट्रिक्स के, हमेशा कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा वहां भी लिखा होता है। इसमें एक बार भैया आप ट्यूटोरियल 6 देखना। हाँ ठीक है, तो ट्यूटोरियल 6 अपर, ना वीक हाँ 4 ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेरा वो क्या हो गया डायमेंशन 6, कि 6 अलग अलग वेरिएबल है, ए बी अलग वेरिएबल, सी बी अलग वेरिएबल, डी बी, ई बी और एफ बी। ऐसे ही मैं लेता हूँ लोअर के लिए भी सेम केस होगा, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन आया था कि ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पर इसका डायगोनल का सम 0 है,
तो a प्लस बी प्लस एफ क्या है 0 है। अब मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल रह गए a प्लस d जो प्लस f। इंडिपेंडेंट है रह गए जो। देख ये 3 तो इंडिपेंडेंट है, कोई मामला गड़बड़ है ही नहीं, 3 तो ही हो गए। अब इन तीनों में से 2 कोई होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, एक डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो रैंक मैं मान लेता हूँ ए और डी इंडिपेंडेंट है, तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 5। 5। हर चीज एक बार इसे दोबारा बताइयो। क्योंकि भैया देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैट्रिक्स दिया होता है और हम वेक्टर में चेंज नहीं कर रहे होते तो मान के चलते हैं आर पे डिफाइंड और सब एलिमेंट अलग अलग। अरे हर्ष इसे एक बार और बता दे यार, ये जो इक्वेशन हाँ, दे रखी है। मैं कह रहा था ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक है। दूसरी चीज मैंने कह दी कि डायगोनल का सम का एलिमेंट 0 है, तो a प्लस डी प्लस एफ क्या है 0 है। अब मुझे ये बता कि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 3 तो ये हो गए इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इनको किसी से। अब ये देख, ठीक है, ए डी और एफ। अब मुझे ये बता इनमें से एक इक्वेशन है जो 0 के इक्वल है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे और इंडिपेंडेंट कितने होंगे। भाई सीधी सी बात है ना, ए कुछ भी वैल्यू ले इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए कुछ भी वैल्यू ले सकता है, डी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, पर उसके हिसाब से एफ को चेंज होना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से एफ को चेंज होना पड़ेगा ना, दोनों के हिसाब से इसको 0 करने के लिए इक्वल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो 2 हैं, बचा तीसरा डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो कितने हो गए 5। तो डायमेंशन कितनी हो गई मैट्रिक्स की? ओहो, यानी ये 5 बेसिस बनाएगा अपने। हाँ, 5 बेसिस बनाएगा। क्यों बनाएगा 5 बेसिस? क्योंकि आर पे डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, आर पे डिफाइंड है, तो उसके बेसिस ऐसे बनेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 पहला बेसिस, मतलब बेसिस के एलिमेंट बता रहा हूँ। -1 होगा लास्ट में। कहाँ पे? लास्ट वाले में। वो तो मैं भी बात नहीं कर रहा, मैं तो पहले बना रहा हूँ ना, पीपी डिपेंडेंट है। हाँ उसी में ही 1 0 इस वाले में। हाँ सॉरी, ये इस पे डिपेंडेंट है ना, हाँ इस पे डिपेंडेंट है ना, ये और ये 0 बनाने चाहिए। ठीक है, ये देख लो, ये सब 0 0 होंगे, ये भी एक बेसिस का एलिमेंट है। तीसरा 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये भी एक डिपेंडेंट है, बेसिस का एलिमेंट है। तो ऐसे इसके 5 बनेंगे, 1 2 3, 2 और बनेंगे ऐसे, जब एक यहाँ पे 1 होगा और फिर एक यहाँ 1 होगा जब यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 बनेंगे, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी मैट्रिक्स की? 5। मामला क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, स्केलर का है। ठीक है, स्केलर का है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, a 0 0 0 b 0 0 0 c। अब मुझे बताओ इसकी डायमेंशन क्या है? 3। डायमेंशन 3 है, डायमेंशन 3 है। अगर मैं कह दूं सम डायगोनल के सम का एलिमेंट 0 है तो क्या हो गया, डायमेंशन 2। क्लियर है मामला? हाँ ठीक है, तो ये सब अच्छा, कहना चाह रहा था। सपोज मेरे पे एक वेक्टर स्पेस आर क्यूब में डिफाइन है ना? हाँ, और वो डिफाइन ऐसे है x प्लस z इक्वल्स टू 2y। तो इसमें 2 ही बेसिस सेम होंगे फिर, मतलब इसकी डायमेंशन 2 होगी। x प्लस z इक्वल्स टू 2y। ठीक है, ये कह दे रहे हैं मैट्रिक्स बना रहा है ये सब मिलके। डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स, ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किसका टाइप का दिया है। क्या तो तेरे को मैट्रिक्स में बोल रहा वो स्केलर है, ठीक है, तो तू ऐसे मान के चलेगा। अच्छा नहीं, वो तो मैं मैट्रिक्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये आर क्यूब में बना रहा है बेसिस। आर क्यूब में मतलब आर क्यूब में वेक्टर स्पेस डिफाइंड है। तो ये पूरे आर क्यूब को डिफाइन कर ही नहीं सकते इसके एलिमेंट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बेसिस में एलिमेंट कितने होंगे? 2। R3 के लिए चाहिए कितने? अच्छा, R3 के लिए चाहिए 3 चाहिए। तो जिसके जो एलिमेंट का वो बनेगा, जिसका बेसिस बनेगा, वो क्या करेगा, वो सबसेट होगा किसका? R3 का। अच्छा, सपोज करो ये होती इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो भी 2 ही रहते हैं। अच्छा, तो भी 2 रहते हैं। 2 ही रहते हैं ना।
देख ले भाई, अब भी x प्लस वाई प्लस जेड, दो कितने वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है और बाकी सब इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस में एलिमेंट कितने होते हैं? हो रहा है मामला क्लियर? दो दो। दो यहाँ तक क्लियर है? हम्म अब करते क्वेश्चंस।